विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। गोदान पर हम परिचर्चा करेंगे और लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पहली बार लाइव कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसका अनुभव नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ विचारों को साझा किया जाए और बातचीत की जाए। केके की हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और यूजीसी हिंदी नेट के लिए और तमाम हिंदी की परीक्षाओं के लिए यूजी, पीजी स्कूल की उन सारी परीक्षाओं में हिंदी के पाठ्यक्रमों को समझने के लिए कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, साहित्यकारों के बारे में, विचारधाराओं को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और आप हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप कविताओं पर, कहानियों पर आप देख सकते हैं। और कृपया वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे चैनल का प्रसार भी कीजिए और सोशल मीडिया और यूट्यूब का एक्सप्लोर कीजिए, यूज़ कीजिए। क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि लोग किताबें पढ़ना कम पसंद कर रहे हैं और सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप सुनकर के भी ज्ञान ले सकते हैं और तमाम तरह के रास्ते उपलब्ध हैं। तो अभी हम परिचर्चा करेंगे गोदान के ऊपर। गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 में और उनकी मृत्यु 1936 में होती है, आपको पता ही है। और 1936 में ही ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। देखिए इत्तेफाक देखिए प्रेमचंद के साथ कि उनका सारा जीवन संघर्षों से भरा रहा। आपको ज्ञात होगा, वो भी किसी ज़माने में मुंबई गए थे फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखने के लिए, लेकिन बहुत कम समय रुक कर के वापस अपने शहर बनारस लौट जाते हैं। और उनके मरने के बाद देखिए आज उनके कहानियों पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी है, न जाने क्या-क्या हो चुका है। तो सब समय की बात होती है कि कई बार चीज़ें हमारे सामने होती है और हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और कई बार फिर जब वक़्त चला जाता है तो फिर हम उस तरह से जीने लगते हैं। मैं प्रेमचंद के बारे में वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद एक ऐसे भारतीय लेखक हैं जो वैश्विक स्तर पर अपना स्थान रखते हैं। और टॉलस्टॉय हो, चाहे शेक्सपियर हो, उस सारी परंपरा को समझने वाले लेखक हैं वो। और प्रेमचंद अपने समय में किसी विचारधारा के आगोश में भले ही नहीं आए हो, लेकिन उन्होंने अपने 1936 के भाषण में ही कहा था कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। उसको आप अलग से प्रगतिशील क्या ही कहिएगा, और उसको आपको अलग से प्रगतिशील कहने की आवश्यकता क्या है? अगर साहित्यकार स्वभाव से प्रगतिशील नहीं है, तो फिर उसमें और उस जड़ता को धारण करने वाले इंसान में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रेमचंद ने काफ़ी लिखा है, आप पढ़िए समय निकाल के, जैसे-जैसे समय मिलता है आपको। और भारतीय समाज की जो तमाम ख़ास तौर से उत्तर भारत की जो विडंबनाएँ हैं समाज की, उन सारी विडंबनाओं को समझने के लिए प्रेमचंद बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है। उनकी परंपरा में बाद में रणु आते हैं, कई लोग आते हैं, उनका अभी मैं ज़िक्र यहाँ ना करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रेमचंद का स्थान लेखन की दुनिया में अद्वितीय है। वो संपादक भी थे, रचनाकार भी थे, सलाहकार भी थे, सहयोगी भी थे और मानवीय मूल्यों के सिर्फ शब्दों में ही पैरोकार नहीं थे, बल्कि उनका स्थान ऊँचा था। तो हम गोदान की परिचर्चा कर रहे थे, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। और वहाँ तक पहुँच गए थे हम कि जब खन्ना एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, कह सकते हैं बैंकर है, बहुत पैसे वाला है, और मालती एक डॉक्टर है, वो उसको बहुत चाहता है। मतलब उसको उसके साथ जो कुछ करना चाहता है, लेकिन मालती उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है। और यही पीड़ा वो राय साहब के साथ साझा करता है। राय साहब बड़े जागीरदार ज़मींदार हैं। मैंने कहा ना, ये सब उस दौर के एलीट लोग हैं। आज़ादी के पहले का वो समय, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। खैर हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो कुछ और ही सोचती है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उसके माइंडसेट को जिस दुनिया में निर्मित किया है या जो निर्मित कर रहा है, वो एक अलग विषय है। उस पर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि आगे क्या होता है। और खन्ना राय साहब के सामने अपनी पीड़ा किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है कि मैं मालती के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया, लेकिन मालती मुझे बिल्कुल भी भाव देने को तैयार नहीं है। अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है।
खन्ना व्यथित स्वर में क्या बोलते हैं राय साहब से कि यह तो रंज है भाई साहब, यह तो मैं शुरू से जानता था वह मेरे साथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज उनसे उनसे मिल सकती है, इसकी मैंने कभी आशा ही नहीं की। मैं तो केवल उसके रूप का पुजारी था। क्या बोल रहा है कि मैं उसका रूप चाहता था हमेशा, मुझे प्रेम प्रेम से कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज भी नहीं है। मैं तो उसका जो रूप है उसको भोगना चाहता था, या उसको उसके साथ में अपनी दिल लगी करना चाहता था। लेकिन मेहता को वो भी कहिए कि नसीब नहीं होता है। सांप में विष है ये जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निष्ठुर जीव और कौन होगा, लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए भी मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही कि मैं पहले क्यों न चेत गया। इसके पीछे मैंने अपने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब उसका रुक्का पहुंचा मैंने तुरंत रुपये भेजे। मेरी कार आज भी उसकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर दिया भाई साहब। हृदय में जितना रस था वो उसर उसर की ओर इतने वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बोल रहा है कि मतलब मैंने सारा वक्त सिर्फ मालती के लिए ही जायज किया, इसलिए बाकी तरफ से मेरी पत्नी जो गोविंदी है उसके लिए जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पाया, या उसको मैंने पूरी तरह से भुला दिया, या उसको मैंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये बात है। बाहर बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, आप उसको अन्यथा न लें, क्योंकि रात्रि का समय हो रहा है, 10:30 बज रहा है और यहाँ कुत्ते बहुत भौंकते हैं। आवाज उसके अंदर आ रही है, उसको नजरअंदाज कर दीजिए और आप इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बस इतना ही कहूंगा। बरसों हो गए मैंने गोविंदी से दिल खोलकर बात भी नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से मुझे उसी तरह अरुचि हो गई है जैसे अजीर्ण के रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती है जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वह मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया, पर मैं स्वीकार करता हूँ, उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंग की भांति उसके मुख दीप पर प्राण देता था, और अब वह मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब मैं कह देता हूँ कि खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित है। मैं उसमें उससे एक एक पाई वसूल कर लूंगा, और डॉक्टर मेहता की तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूंगा। उसका रहना भी असंभव कर दूंगा। अब देखिए वो राय साहब से सारी बातें कर रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और मैं मालती से सारी वसूली करूंगा, और इस मेहता को तो मैं लखनऊ से बाहर निकाल के मानूंगा। या आप लिख लीजिए। वो उसके भीतर का आवेश, हाँ मतलब कहते हैं ना, कई बार आप दुखी होते हैं तो किस प्रकार से आप गुस्सा कहाँ निकालते हैं। तो कोई दूसरा मिल जाता है तो उसके सामने अपना अपना अपने भड़ास निकालते हैं हम। तो भड़ास निकाल रहा है बेचारा, कर तो कुछ सकता नहीं है। प्यार में हारा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? यही बात है। तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने दर्द को बयान कर रहा है। उसी वक्त हार्न की आवाज आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्ठा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीची अचकन चूड़ीदार पाजामा, सुनहली ऐनक सौम्यता के देवता से लगते थे। अब देखिए मेहता का कितना खूबसूरत चित्रण करते हैं प्रेमचंद, कि सौम्यता की मूर्त लग रहे हैं एकदम, सौम्यता के देवता लग रहे हैं मेहता। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साहित्य में घर से चला था कि आप दोनों साहबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभानेत्री है। अनुमान किया गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी जरूरत है, यह आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए ना आ सकी। अब बेचारा इसकी और भी गाँव पर नमक नमक छिड़क दिया खन्ना के,
खन्ना पूरा अपना अंदर का मवाद निकाल रहा था बाहर, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहा है बेचारा। और जब वो कर कुछ भी नहीं पा रहा है तो क्या ही करेगा। तो खन्ना इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए, इन सारी स्थितियों को गाए बगाए, जाने अनजाने, मैंने कहा ना कि वो कहना चाहता है लेकिन बेचारा कर कुछ भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। बस उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपए की रकम थी। वो कौन था सूर्य प्रताप सिंह? राय साहब का सबसे बड़ा दुश्मन। और राय साहब तो पोतड़ों के गुलाम थे। तो अब इज्जत का मामला है, और जहाँ इज्जत का मामला आता था, राय साहब ने कहा ना कि चाहे मुझे पूरी अपनी रियासत भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। राय साहब उस तरह के आदमी है। मैंने कहा ना, पोतड़ों के गुलाम है वो। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपये थे। इसके बाद और कई रकमें इतनी या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपये दिए और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपये। राय साहब ने अप्रतिभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है और यह केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है, केवल उससे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सदव्यय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। अब देखिए, मेहता के मन में ऐसी कोई भाव नहीं। मेहता तो ये सब चीजें जानते हैं नहीं है ना। वो तो सहज तरीके से आए और मालती के साथ उनकी सहज मित्रता है। तो उस लेकिन खन्ना की तरफ मालती कभी आती नहीं है, उसे भाव नहीं देती है, बेचारा परेशान है वो। तो ये भी एक तरह की कुंठा है। तो उस कुंठा के साथ जी रहा है। तो खन्ना अब क्या करे, धर्म संकट में फंस गया बेचारा। अब मुंह पर कुछ बोल नहीं सकता है, क्या करे। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फजूल के कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप कौन पश्चिम की गुलामी में कहाँ तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर में अरुचि हो रही है। व्यायाम की धुन सवार हो गई तो वह कहीं कहीं की न रहेगी। क्योंकि उसके परिवार में पहले क्लेश चल रहा है, उसकी गोविंदी और उसके बीच में बनती नहीं है बेचारे के ना। तो पहले ही परेशान है वो तो उस पारिवारिक जीवन से। तो कह रहा है कि आप ये क्या पश्चिम की संस्कृति ला रहे हैं। पहले ही महिलाएं घर में काम नहीं कर रही है, फिर बाहर भेज देंगे तो फिर हमारा तो पूरा सब कुछ चौपट कर देगी वो। यूँ ही महिलाओं की घर में अरुचि हो रही है तो वो कहीं की न रहेगी। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की ज़रूरत नहीं, और जो घर का कोई काम नहीं करती और केवल भोग विलास में रहते, उसके व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह न हुए। इसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास न हो उसमें किसी तरह की मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं है राय साहब। देखिए, मेहता को उस पर प्रेशर नहीं बना रहा, बोल रहा कि अगर आप असहमत है तो मत दीजिए, ठीक है। तो राय साहब से कहते हैं कि लेकिन सर, आप तो असहमत नहीं है ना, आप तो कुछ भुगतान करेंगे ना इसके लिए। मेहता जरा भी हाँ, राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साह किए जा डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक हैं वह धर्म है या अधर्म, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मतलब इतना भरोसा है उनको मेहता के ऊपर। मेहता, मैं चाहता हूँ आप खुद विचार करें, और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझे तो उसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूँ इसलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझे मैं तो विचार करने की शक्ति ही नहीं। सज्जनों के पीछे चलना ही मेरा धर्म सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैंने कहा नहीं कि राय साहब तो, लेकिन मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं तो उधर चलता हूँ जहाँ सारे सज्जन चलते हैं, बस यही मेरा अपना तरीका है काम करने का। तो लिखिए कोई रकम, जो कहिए वो लिख दूँ, जो आपकी इच्छा, जो कहिए वो लिख दूँ। तो 2,000 से कम क्या लिखिएगा? मेहता ने कहा कि 2,000 से कम क्या लिखिएगा? तो राय साहब क्या कहते हैं? राय साहब ने हाथ स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? अब मैंने कहा कि बड़े जागीरदार जमींदार हैं वो भाई, ठिकानेदार हैं। तो उनके लिए जो उनका दुश्मन है वो 5,000 लिख रहा है। तो मैंने कहा कि राय साहब सूर्य प्रताप सिंह से किसी भी
इस स्तर में अपने आप को कब नहीं आंकना चाहते। बड़े लोगों की ईर्ष्याएं अलग तरह की होती है, उनकी जलन अलग तरह की होती है, उनके ईगो अलग तरह के होते हैं। मैंने कहा था ना पहले ही कि ये वो समाज है जहाँ होरी की बेटी के विवाह की का बजट 200 रुपये है, वो भी उसके पास नहीं है। और वहीं राय साहब की बेटी के विवाह का बजट कितना है, 1 लाख रुपया है, जो कभी भी किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं वो। तो समाज में जब इतनी हायरार्की है, इतनी हेजेमनी है, तो उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय समाज की विडंबना क्या है। तो अब राय साहब कह रहे हैं कि क्या आप मुझे सिर्फ 2000 का ही आदमी समझते हैं, मेरा लेवल इतना कमजोर है, या आप गलत फहमी में हैं। इस प्रकार का लेवल नहीं है मेरा, मेरा लेवल ऊंचा है, और आप समझिए उस लेवल को कि मेरा लेवल क्या है। आपको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5,000 रुपये लिख दिए। मेहता ने सूची उसके हाथ में ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। ये शूल उन्हें व्यथित करने लगा। तो राय साहब मेहता को लगा कि मुझे ये सब दिखाना नहीं था, उनके सिर्फ बोलना था कि प्रोग्राम करें, पैसा दीजिए आप। लेकिन मेहता को पहले ये सब पता नहीं था बेचारे को ना, बहुत ही सीधा भोला आदमी वो भी। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो कितने बड़े गधे हो तुम। ये बात कही नहीं खन्ना ने, मन में सोच रहा है वो कि इस फालतू के काम के लिए पैसा आप दे रहे हो और मेरे पास पैसा लेने के लिए आप बैंक से कर्जा लेने के लिए तैयार बैठे हुए, तो आपको ये सब पैसा देने की आवश्यकता क्या है? और क्यों आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? मुझे तो ये बात समझ में भी नहीं आती कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। मेहता राय साहब के गले लिपट गए और मुक्त कंठ से बोले, 3 चीयर्स। और राय साहब हिप हुर्रा हिप हुर्रा हिप हुर्रा किया उसने। खन्ना ने खिसिया कर कहा, यह लोग राजे महाराजे ठहरे, ये इन कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ, आप उन पर शासन करते हैं, उनकी कोठी आपके हाथ में है। क्योंकि खन्ना बैंकर है ना भाई, बैंक वाले ही तो पैसा देंगे तभी तो खर्चा करेंगे आप। फाइनेंसर तो वही है भाई। कार्ल मार्क्स ने कहा, नहीं सारा कुछ डिसाइड तो आपकी आर्थिक स्थिति करती है, आपकी आर्थिक दशा ही आपकी सामाजिक दशा का निर्धारण करती है। आपके पास बंगला, गाड़ी, कार, ऐशो आराम की चीजें हैं, बड़ा लेवल है, रुतबा है, तो लोग आपको सलाम ठोकेंगे। नहीं है तो सोचेंगे कि जा रहा हुआ कोई भिखारी साला, भिखमंगा जा रहा है, और क्या है, इसकी औकात क्या है, अभी पैसा मांगने आएगा नहीं तो। राय साहब प्रसन्न हो गए। यह आपने बड़े मार्के की बात कही मेहता जी, हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। और राय साहब के मन की बात, क्योंकि राय साहब यहाँ पैसा लेने के लिए तो आए थे भाई, कि भाई किसी के नाम पर भी तू लोन दे दे, जो भी देना दे दे तो, लेकिन पैसा दे हमको भी। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी, आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते न सही, लेकिन कभी न कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हज़ार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने कहा ना कि वो भी समय देखिए कि उसमें आज़ादी का मूवमेंट चल रहा है और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सारी चीज़ें चल रही है, तो इसलिए कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना की जो भावना जिसकी हम बार-बार बात करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट की, तो वो उस समय का दौर है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस विचार का आना, और सारी वही बातें चल रही है कि देश हित के लिए कौन कितना चंदा दे रहा है, कौन जेल जा रहा है, कौन क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही है। तो गोदान और प्रेमचंद की जो चेतना है वो उसी आलोक में काम करती है, ज़ाहिर-सी बात है जनता के पक्ष में ही काम कर रहे हैं प्रेमचंद। हमने तय किया कि इस शाला का बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखा रखा जाएगा। गोविंदी देवी कौन है? खन्ना की पत्नी है, और खन्ना की उससे बनती नहीं है। ये भी संकट हो गया, अब खन्ना बेचारा जाए तो जाए कहाँ? इधर मालती से मोहब्बत करता है, मालती उसको चाहती नहीं है, गोविंदी को चाहता नहीं है, गोविंदी के साथ उसकी पत्नी है, बनती नहीं है, अब कहाँ जाए वो? और अब ये सारा काम मैं गोविंदी से करवा रहे हैं, क्योंकि गोविंदी बहुत ही आदर्शवादी महिला है, बहुत ही सिंपल महिला है, बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत सिंपल रहने वाली हो, उसको धन दौलत से कोई मोहब्बत नहीं है। तो इन्होंने सोचा है कि हम गोविंदी के हाथों इस पत्थर रखवाते हैं, उसका उद्घाटन करवा, इसका
शिलान्यास करवाते हैं तो अच्छा भी लगेगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा लोगों में। लेकिन खन्ना की अब दिमाग उसका घूमने लग गया, ये क्या हो गया? हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें इसकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी यही राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम इस अवसर पर आएंगे तो जरूर। अब देखिए मेहता साहब कह रहे हैं कि हमने सोचा है कि वो अंग्रेज लोग क्या रखेंगे, हमने कहा हमारी भारतीय बहन से रखवाया जाए, ये सब काम करवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप फंड मत दीजिए, लेकिन आपको आप आएंगे ना प्रोग्राम में, ये तो करना पड़ेगा आपको ना। खन्ना ने उपहास किया, हाँ जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना जरूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फंसा लेंगे। आप लोगों को लटके खूब सूझते हैं और हमारे रईस हैं भी इस लायक, उन्हें उल्लू बनाकर ही मुंडा जा सकता है। जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूं न निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्याशी में जाएगा। अब ये लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना? कि जब आदमी के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर काहे वो फालतू के कामों में खर्च करेगा, फिर वो गलत काम करने लगता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब कहते हैं कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो अपने निकलने का रास्ता ढूँढती है वो। यही बात है और सच्चाई यही है। लेकिन अब इस सच्चाई को कितना समझते हैं हम लोग और कितना इस पर बातचीत करते हैं और कितना इस मकबूलियत और इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। नहीं जरा आप बैठिए। देखिए खन्ना इतनी देर तो राय साहब से सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब मेहता आ गया ना, और मेहता ने उनको ऐसा घुमा दिया ना, एक तरफ चंदे की बात, एक तरफ धर्म की बात, एक तरफ उसकी पत्नी से ही वो शिलान्यास करवा रहा है। अब खन्ना क्या करे? खन्ना को लगता है कि उधर मालती को भी ले लिया इसने और मेरी पत्नी को भी घुमा रहा है। अब वो करे तो क्या? वो फिर पूरी तरह से जैसे होता है ना कि चक्रव्यूह में फंस चुका है खन्ना। आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। देखा ना, वो कह रहा है कि मुझे बुरी तरह फांस दिया है, अब मैं कहाँ से निकलूं बाहर? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है मेरे को। गोविंदी ने बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे, ऐसी दशा में मेरा रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसे राजी हो गई मेरी समझ में नहीं आता, और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई, इसी मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। थोड़ा उसका कलेजा ठंडा कर रहे बेचारे का, क्या करें, परेशान हो गया ना वो। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझे को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे नगरों से क्या मतलब, इनमें तो वो पड़े जिनके पास फालतू रुपये हो, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है, दो चार माह से सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावत देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके बिहार विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखावे के दांत है। इसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा, और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं, और यह सब गोविंदी के कारण। अब देखिए वो थोड़ा ठंडा हो गया बेचारा, मतलब उस सारी चीज़ों को लपेट रहा है इधर उधर करके, बात को किस प्रकार से घुमाया जा सकता है और कैसे सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। वो एक बार कुर्सी से उठे फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठाकुर सुहाते की कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दे, तुम मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लाग लाग लांट में फंस गया, आप क्यों फंसेंगे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। ये सब मालती की शरारत है, उसी ने मुझे मुझे जीच करने का ढंग निकाला है, मतलब परेशान करने का, मेरा अपमान करने का। क्योंकि मालती के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन मेहता मैंने कहा ना कि इस प्रकार की बहुत सारी पहले की सोची हुई विचारों के साथ जीता है बेचारा, क्या करे वो। हाँ, मालूम तो यही होता है, वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुँह दिखाने की जगह न रहेगी, उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि अगर हैजा भी हो जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी जा रही है तो मैं नहीं जाऊँ कैसे हो सकता है? और मुझे चंदा भी देना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंद को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? और अपनी पत्नी से जाकर बात कर रहा है अंदर जाकर के। गोविंद कैसे कहे कि सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी, लेकिन गोविंदी तो खुश थी क्योंकि गोविंदी अच्छा काम कर रही है और उसके मन में इस प्रकार का कोई दुराग्रह, कोई इस प्रकार का भाव ही नहीं रहा कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है या मुझे यूज कर रहे हैं, या यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिटिक्स की भावना है या कोई शरारत की भावना है या मेरे पति को बदनाम करने की भावना है और मालती मेरे साथ कोई चाल चल रही है। ऐसा गोविंदी ने कभी अपने मन में सोचा ही नहीं है, वो सोचती भी नहीं है ये सब चीजें। लेकिन खन्ना बेचारा धर्म संकट में फंसा हुआ है। वो करे तो क्या करे, इतना बड़ा बैंकर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशान है। उस अवसर के लिए उसने कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी, क्योंकि वो कवि कवि भी तो है ना। उसने दिल से समझा था यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का भी सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। इधर कई दिन से जो कुछ सदैव देकर पति को कुछ सहृदय देकर उसका मन बढ़ने लगा था, वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहे तो क्या शायद तुम खुशी से तैयार होगी? गोविंदी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों ये चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की फिक्र में है और मैंने ठान लिया है कि कौड़ी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना, मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने, लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर, और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक धेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होंठ चबाकर कहा, कैसी बेसमझी की बातें करती हो तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी, आज ही लिखना होगा। कह तो दिया लिखूंगी। खन्ना बाहर आए तो डाक देखने लगे। उन्हें तब तक जाने में देर हो रही थी, अब उसको काम पे जाना था ना भाई। तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा खिल उठा, उसकी शक्कर मिल भी थी भाई। दूसरी चिट्ठी खोली। रुक किधर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय तय कर लिया कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरी की, वह पहले ही बात कह रहे थे। इस पर अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बच्चा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह वित्त वालों और किसानों के बीच ये मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है। सरकार इसमें दखल देने वाली कौन है? मैंने कहा ना, बिजनेसमैन आदमी है ना वो, तो सरकार से उसको क्या मतलब? उससे अपने नफे और नुकसान से मतलब है ना। तो वो अपने नफे नुकसान की बात करेगा भाई। सरकार जाए भाड़ में, सरकार से उसका वास्ता ही क्या है? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमाल कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा से निशंक निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना के बरामदे में आकर अभिवादन किया। देखिए उसका कॉन्फिडेंस जब गजब का है महिला का। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घुमाई। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैं इस मामले को समझा ही नहीं। अब देखिए, मैंने कहा नहीं कि उसके भाव में ऐसा, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए बोल रही कि
अच्छा हम लोग ये जो सार्वजनिक काम कर रहे हैं, अभी होता है ना, कोई भी पब्लिक के लिए काम होता है तो सब कोई कोशिश करता है कि जिसका जितनी इच्छा हो उतना कुछ चंदा जो भी कुछ देना चाहता है, सोचता है कि हमने कितना पैसा दिया भाई, तो बोला कि मुझे वो अब बहाना बनाता है या इस, क्योंकि मालती के सामने गुस्सा नहीं कर सकता है, नहीं, मालती से डरता भी बहुत है ना, तो क्या करे। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो उन पर दया करे या रोष। देखिए उस डॉक्टरनी के सामने सबकी कैसे हेकड़ी निकल जाती है, और वो किस प्रकार से सबको घुमा रही है या लपेट रही है। आगे क्या बोलती है मालती, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है। इसमें समझने की क्या बात थी, और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी, मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हो, यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। अब देखिए वो क्या सोच रहा था कि मालती और मेहता मुझे फंसाना चाहते हैं, मालती मुझे फंसा रही है, और मालती उसके मुंह पे क्या बोल रही है कि आप मुझे फंसाना मतलब परेशान करना चाहते हैं। मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ लेकिन आप लोग सहयोग नहीं करते, इसीलिए सब कुछ ये समस्या खड़ी हो रही है मेरे सामने। और क्या वो क्या कह रही है कि आप तो मुझे मेरा अपमान करना चाहते हैं, मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखे। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया, और अब आप फरमाते हैं आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। अब देखिए क्या बोल रही है कि आप बैंकिंग के मतलब वो सारे हिसाब किताब लगा देते, कितना कठिन काम है उसको हिसाब किताब को ढाल लेते, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। आपकी पत्नी का नाम मैंने डलवाया, जबकि सब लेडी विल्सन से के करवा जाते थे उद्घाटन, ये शिलान्यास, पत्थर रखवाना, है ना, भूमि पूजन, और आप बोल रहे हैं कि ऐसा सब चल रहा है तो आप ऐसे ही चाहते हैं तो ठीक है कीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। और आप मुझे अपमानित करना, लज्जित करना चाहते हैं। मैं इतना अच्छा करना चाहती हूँ आपको, और आपकी पत्नी का सम्मान दिलवाना चाहती हूँ, इलाके को समृद्ध करना चाहती हूँ, जितना कुछ अच्छा होता है उसको करना चाहती हूँ, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ तो आपको। मालती का मुख लाल हो गया, खन्ना घबराए हेकड़ी जाती रही, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुरावस्था का आनंद क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अर्दब में डाल दिया, और यद्यपि वो उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा बुद्धू नहीं हूँ। उसका रास्ता रोककर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवें सिकोड़कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या आप मेरे साथ दोबारा वही बर्ताव जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ, है ना। फिर भी दो चार बातें तो सुना ही देता है खन्ना। अच्छा मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने आई हूँ, और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ पा सकते हो तो तुम भ्रम में हो। अब देखिए साफ बात बोल रही है। मैंने कहा ना कि खन्ना इसको चाहता है हमेशा से। जाहिर सी बात है, अगर सीधा बोलो तो उसके साथ सोना चाहता है वो, लेकिन मालती उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए वो बोल रही है कि अगर तुम कुछ चंदा देकर कुछ देकर के सोच रहे हो कि तुम मुझसे और कुछ पालोगे यश के सिवा, तो वो तुम मुझसे कभी उम्मीद मत रखना, मैं वो तुम्हें कभी भी नहीं देने वाली हूँ। साथ साफ साफ बात बोल देती है वो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। खन्ना परास्त हो गए। वह ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए, क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गए हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह न था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। अब देखिए अब बेचारा सीधा ऊंचा नीचा हो रहा है, क्योंकि मालती ने सीधा सीधा साफ कुछ बात ही बोल दी उसको।
अब वो क्या करे, और संकट में फंस गया बेचारा। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, लेकिन अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साय से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। मालती को ही पता है, मैंने कहा ना कि मालती को मालूम है कि उसको कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है, और उसके कितने दीवाने हैं शहर में आसपास, सब उसको पता है। लेकिन उसे मालूम है कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है। बहुत शार्प महिला है वो। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। यह मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीजें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपये भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं, मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगा। क्या बोल रही है वो? सीधी बात बोल रही कि बोले धन से तुम मुझे जीतना चाहते हो तो ये संभव है, और धन से आज तक कोई पुरुष किसी स्त्री को नहीं जीत पाया है। ये उस समय का मालती अपना सत्य बता रही है। अभी तो समाज काफी बदल चुका है, लड़कियां पैसे के पीछे भाग रही है, पैसे के पीछे भागती हुई नजर आएगी आपको। तो समय समय का सत्य है। मालती का सत्य कुछ अलग है। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गरज गरज कर नीचे धंसते जाते थे, और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवन न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील न करो, और न सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेक बुक निकाली और 1,000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह तो मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा। अब क्या बोल रहा है कि मेरे व्यवहार मतलब मेरे साथ दोस्ती रखने का मूल्य है या व्यायामशाला के लिए आप चंदा दे रहे हो। खन्ना सजल आंखों से बोले, रोने लग गया बेचारा देख के। आज मेरी जान बख्श बख्श तो मालती, क्यों मेरे मुंह में काली पोत रही हो। मालती ने जोर से कह कहा, मारा हंसने लगी हा हा करके। देखो डांट बताई तो 1,000 रुपये भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत न करोगे। कभी नहीं जीते जी, कभी नहीं। कान पकड़ो, कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और होने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद खत्म कर दिया, ऐसा बोलना चाहता है जैसे। मैंने कहा ना कि उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है बेचारे की। मालती और जोर से हंसी, देखो खन्ना तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझते हो। मैंने कहा मालती बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत स्त्रियां कभी अपमान क्यों बर्दाश्त करेगी भाई। तो कहती कि रूप कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करता है, और मैं तो तुम्हारा भला करना चाहती थी हमेशा, लेकिन तुम इस चीज को कभी समझे ही नहीं। मैं क्या करूं? खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी मेरे से मेरा गला रहता है? क्यों मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए? क्यों गांव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा, मानो निश्चय करना चाहती हो कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज ये साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली रहूंगा। यह कहती हुई वो पक्षी की भांति फुर्र से उड़ गई, और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा रूप। मतलब मालती के बारे में बता रहा है कि मालती को समझ नहीं पाया आज तक वो आदमी, और मालती से प्यार करता है। वो कैसा प्यार करता है कि नहीं करता वही जानता है। तो इस प्रकार से ये मेहता खन्ना और मालती की सारी कहानियां कि कह सकते हैं कि इसका एक चैप्टर पूरा होता है यहाँ पर, है ना। तो हमने कहा ना कि इसमें इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से मालती के प्रति जो खन्ना इतना मोहित था, मालती किस प्रकार से उसको जानती थी कि वो किस प्रकार का प्रेम करता है, सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहता है। उससे वाकई जो प्रेम था वो प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के मालती, मेहता, राय साहब और खन्ना का जो चतुर एंकल बन रहा है उस पर हम बातचीत कर रहे थे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। तो इसमें मालती की भी बहुत सारी विशेषताएं समझ में आई, खन्ना की भी आई, और राय साहब की भी आती है, और मेहता की भी आती है। चारों के व्यक्तित्व की कुछ कुछ झलक हमें मिलती है। और मैंने कहा ना कि मैंने पूरे गोदान के अलग अलग चैप्टर पर बहुत सारे वीडियो बना के डाले हैं। हम लगभग 200 पेज पर पहुंच चुके हैं, अभी 100 पेज और बचे हुए हैं। लगभग 300 पेज का गोदान है ये। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, और इसके एक एक चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक कहानी पढ़ रहे हैं हम, है ना। कहानी और उपन्यास में यही तो अंतर है। कहानी में जीवन का एक भाग होता है,
उपन्यास में जीवन के बहुत सारे भाग मिलकर के एक संपूर्ण जीवन की कहानी बनती है। तो होरी के पूरे जीवन की कहानी है, ठीक है? तो आपने लाइव सुना उसके लिए बहुत शुक्रिया और अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपसे मेरी विनम्र गुज़ारिश है कि इसको पूरा सुनिए, समझिए और जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे बाकी तमाम वीडियो भी आप देखिए, शेयर कीजिए और पेशेंस के साथ सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ आपको। शब्बा ख़ैर।